Hello, I welcome you again in my video lectures. In today's video, we will be discussing thoroughly the human digestive system. जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत, तो आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये 10th 11th दोनों के लिए मैं इंटीग्रेटेड बना रहा हूँ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो 11th के स्कोप से बाहर जाएंगे। तो कंप्यूटर एग्जाम का कोई बच्चा देख रहा है जो कंप्यूटर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें वो सारी चीज़ें आती है, वो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं जिनकी वजह से जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। वो सारे ऑर्गन्स जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो पूरे सिस्टम को, सारे ऑर्गन्स को मिला के हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड होती है। व्हाट इज डाइजेशन, इसको थोड़ा देखेंगे पहले। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन हम आम सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि डाइजेशन होता है गिजा का हजम होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो डाइजेशन है ये एक तरह से, इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक होता है। तो जब कम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक होगा इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। सो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन विच, ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कम्प्लेक्स फूड मटेरियल, इन विच कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह। इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स आर broken down into simpler forms by the mechanical and biochemical processes of digestive system। यानी एक ऐसा मेथड जिसमें कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है, एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक क्या होता है? इन विच कम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो होता क्या है कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक होता है बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हमने फूड को मुंह में लिया, फिर हम उसको चबाते हैं दांतों से, फिर उसको स्वेलो करते हैं, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है एसोफेक्स में, और फिर स्टमक में चर्निंग होती है उसकी। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है यहाँ पे। इसके अलावा इसके साथ साथ एंजाइम्स मिलते जाते हैं और फूड ब्रेक डाउन होते जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है इसमें और बायोकेमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है इसमें। इस तरह से डाइजेशन है, इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच बोथ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एज वेल मैकेनिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, इसमें क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स, ठीक है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, या इसको बोलते हैं जीआईटी। इसका मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
ट्रैक्ट। तो यहां तक बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं, 10th के बच्चे भी 11th के बच्चे भी इसी तरह से कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी स्टडीड अंडर 2 सब हेडिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल या जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और जीआईटी या इसका एक और नाम है, या तो ये नाम बोलो या ये, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है ये एक्सेसरी पार्ट प्ले करते हैं, और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें मेन ऑर्गन्स जो है माउथ, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं, फिर इसोफेगस है, फेरिंक्स भूल गया मैं लिखना यहाँ पे, फेरिंक्स आएगा। अब ये करके स्टडी करेंगे इसको। फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइनस, ठीक है, स्मॉल लार्ज दोनों। तो अब इन चीजों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे माउथ उठाएंगे। ये पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ, या इसको बोलते हैं बकल कैविटी, या इसको कोई कोई ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, कोई मसला नहीं, सारे नामों से एक ही चीज स्पेसिफाई होती है, दैट्स माउथ। माउथ इसको लिख सकते हो आप, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। It consists of oral vestibule, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, oral vestibule, and oral cavity प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ऑरल कैविटी होती है और ऑरल वेस्टिब्यूल होता है इसमें। अभी बताऊंगा मैं ये क्या टर्म्स है। इट हैज, या ऐसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इस तरह नोट बना रहे, इट कंसिस्ट्स ऑफ टंग, टीथ, और क्या होता है इसमें, हार्ड प्लेट, and soft palate, besides the glands, salivary glands, besides the salivary glands, यानी माउथ में ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने माउथ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम मैंने रखा ऑरल वेस्टिब्यूल, दूसरे का नाम रखा मैंने ऑरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर नाम ही लिखो तो चलेगा, ऑरल कैविटी भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। प्रॉपर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। होता क्या है, ये हमारा माउथ है, ये हमारे होंठ है, लिप्स, ये वाले निचले, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, गम्स में ऐसे, ये गम बनाऊंगा मैं, गम लाइन, इसमें ऐसे दांत होते हैं पीछे तक, हाँ। लेकिन लिप्स और टीथ के बीच में ये गैप है, ये खाली गैप है, ये वाली। तो लिप्स और टीथ के बीच में जो गैप है, इसी को बोलते हैं ऑरल वेस्टिब्यूल, ठीक है, ऑरल वेस्टिब्यूल। और फिर जब दांतों के अंदर हम जाएंगे, जहां पे एक्चुअल फूड जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। ऑरल वेस्टिब्यूल जो है ये एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, इट इज मेड अप ऑफ लिप्स, ठीक है। लिप्स की वजह से ऑरल वेस्टिब्यूल बनता है। तो लिप्स और टीथ के या गम्स के, लिप्स और गम्स के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं हम ऑरल वेस्टिब्यूल। और उसके अंदर जो मेन माउथ है, ये इसको बोलते हैं हम ऑरल कैविटी या बकल कैविटी। तो इसमें टंग होती है, ठीक है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं यहां से, इसमें पीछे से इस तरह से एक और पार्ट होता है ऊपर, माउथ के ऊपर जो है, माउथ का जो ये वाला रूफ है, ठीक है। अगर हम टंग लगाएंगे इसे, यहाँ पे हार्ड प्लेट है, ये हार्ड पार्ट है, थोड़ा और पीछे टंग ले जाओ ऊपर, आप देखो सॉफ्ट प्लेट है, यानी
माउथ का जो टॉप है, रूप जो है, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और जो सॉफ्ट पैलेट का पिछला हिस्सा है, सॉफ्ट पैलेट में जो जब हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर एक आता है, इसे एक थोड़ा सा छोटा सा जो मसल टिश्यू है वो हैंग करता है। दिस मसल टिश्यू इज नोन एज ऊला। ठीक है, जो मसल टिश्यू ऊपर हैंग होता है फ्रॉम द रूप ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ऊला, इट इज, ये ऐसे लिखो यहां पे, द हार्ड पैलेट is made up of maxillae and palatine bones। दो तरह की बूंद इसमें होती है, एक तो मैक्सिली और पैलेटाइन। दो तरह की बूंद हार्ड पैलेट में होती है। हार्ड पैलेट मैंने भी बोला आपको, हार्ड पैलेट ये सामने होती है। ठीक है, जहाँ ऊपर वाले जो दांत है वहां से अगर आप ऐसे टंग पीछे लोगे, आप देखो पहले हार्ड पार्ट आता है, फिर पीछे थोड़ा सॉफ्ट पार्ट आता है। तो जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें एक छोटा सा मसल टिश्यू होता है, मीट टाइप होता है जो हैंग करता है ऊपर से, इसको बोलते हैं ऊला। ठीक है, द सॉफ्ट पैलेट हैज a small hanging muscle known as ula, which closes nasal cavity during swallowing of food। ठीक है, यानी जो ये ऊला होता है, आप देखो ये नोज जो है ये अंदर, यहाँ पे अंदर खुल जाता है, अंदर जहाँ पे नोज ओपन होती है वहीं पे ये ऊला होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज स्वालो करते हैं, जब हम गिजा को अंदर हजम कर, ये अंदर इसोफेगस में डालते हैं, जब हम उसको स्वेलो करते हैं, होता क्या है, जब प्रेस करते हैं इसे, प्रेस से क्या होता है कि टंग जो है ये गिजा को ऊपर प्रेस करती है, ऊपर से हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट वापस प्रेस करती है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि अंदर से जो इंटरनल नेरीज है वो खुली है, तो अंदर से गिजा जो है वो ऊपर नेजल केविटी में जा सकता है, तो उस नेजल केविटी को क्लोज करने के लिए ऊला होता है। ठीक है, तो ऊला जो है इट प्रोवाइड्स द स्टॉप कॉक, इट एक्ट्स एज स्टॉप कॉक एंड ब्लॉक्स the entry of food into the nasal cavity from inner side। ठीक है, तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सॉफ्ट पैलेट जो है ये फूड को इसोफेगस को डायरेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहां तक आप लिखो, यहां सबने समझ लिया। ठीक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं सिंपलर फॉर्म में, और जो चीजें कैटाबॉलिज्म में मदद करती है उन सबको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आज पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उठाएंगे। तो कहीं कहीं मैं थोड़ी हाई लेवल में जंप करूंगा, तो वहां पे आप यह 10th वाले जो है यहाँ तक इन चीजों को इसी तरह लिख सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10th 11th जो है बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो ये पॉइंट्स। माउथ को कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे हम। माउथ जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट हमने बोल दिया, ऑरल वेस्टिब्यूल बोल दिया हमने। तो एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं, ये 10th की नहीं 11th लेवल की, कि जो ऊपर वाली ये लिप है या नीचे वाली जो लिप है, ये लिप्स जो है आप देखो, ये अंदर जो गम लाइन है, टीथ लाइन जो गम लाइन, उनके साथ यहाँ पे आप अगर टंग से एग्जिट होगे, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन सा है और नीचे भी एक मेम्ब्रेन सा है। ठीक है, तो इनसे ये बंधी होती है। तो इन मेम्ब्रेन्स जो है ऊपर और नीचे के जो दो मेम्ब्रेन्स है, इनकी वजह से लिप्स जो है वो बंद होती है, किनके साथ, विद द गम्स।
तो इनको बोलते हैं लेबियल फ्रेन्यूलम, ठीक है। ऊपर वाली को बोलेंगे सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम और निचले को बोलेंगे इंफीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। इंफीरियर यहाँ पे होती है इस उंगली के ठीक अंदर और सुपीरियर इस जगह होती है, तो इन्हीं की वजह से लिप जो है वो इसमें बंद होती है। एक और पॉइंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लगेगा कि जो ये मसल्स होती हैं, पूरा जो मुंह है ऑरल केविटी जो है इसमें लिप्स भी आएंगी, क्योंकि लिप्स के बगैर ऑरल केविटी तो पॉसिबल नहीं। और ये चेक्स, ठीक है, ये तो ये चेक्स जो है इनकी जो मसल्स है उनको क्या बोलते हैं, चेक मसल्स आर कॉल्ड बकीनेटर मसल्स, ठीक है। जो चेक मसल्स है उनको बोलते हैं बकीनेटर मसल्स। स्पेलिंग लिखो अच्छे से, BUCCINATOR, बकीनेटर मसल्स। और जो लिप्स है, लिप्स की जो मसल्स है इनको बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ठीक है। बकीनेटर मसल्स और the muscles of checks, these muscles, and orbicularis oris, these are the muscles of lips। तो ये सारी मसल्स जो है ये एक्चुअली कंट्रोल होता है इसका नर्व सिस्टम पे। आपको पता है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves। क्या होती है cranial nerves? जो नर्व्स जो है जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ जाती है उनको बोलते हैं cranial nerves। तो ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं वो 12 पेयर इंसान में। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा कनेक्ट करो इसको, जब आप टॉपिक्स को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा वो ब्रॉड मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप समझ आ जाता है। तो टॉपिक्स को कनेक्ट करना सीखो। यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि जो ये मसल्स है, ठीक है, चेक मसल्स है, लिप मसल्स, सीधा मतलब जो फेशियल मसल्स है, इनको इन नर्व्स में से एक नर्व जो है वो कंट्रोल करती है। दिमाग जो है वो एक नर्व के जरिए इनको कंट्रोल करता है। तो अब आपको ये बताना है, ये आप खुद करेंगे, फिर लिखेंगे कमेंट में जिसको बोर्ड आए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं। विच cranial nerve controls the facial muscles? फेशियल मसल यानी फेस को कौन सी cranial nerve जो है वो कंट्रोल करती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नंबर दूंगा मैं, cranial nerve नंबर 6, nerve नंबर 7, nerve नंबर 8, या नर्व नंबर 9, इनके नाम भी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी नर्व, 6th, 7th, 8th या 9th नर्व, कौन सी cranial nerve जो है वो फेस को कंट्रोल करती है। हाँ, एक और बात फेस से याद आई कि जो फेस में जाज होते हैं, जबड़े, ये निचला जा है जिसमें निचले टीथ है और ऊपर वाला जा है। तो इन दो में से जो लोअर जा है वही मूव करता है, अपर जा जो है ये फिक्स्ड है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो जो लोअर जा है इसको भी एक स्पेशल नर्व जो है वो कंट्रोल करती है, वो भी हो सका तो देख लेंगे आप, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो लोअर जा जो है इसकी मूवमेंट को भी एक cranial nerve जो है वो कंट्रोल करती है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। खैर ये कुछ टॉपिक से हटके हो गया, अब वापस आते हैं क्योंकि 10th वाले बच्चे भी देख रहेंगे इसको। माउथ जो है इट हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ which are used to masticate या chew, हाँ चबाने को बोलते हैं, masticate the food material, masticate the food and to break it down। मुंह में दांत जो है वो
गिजा को चबा के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसको, हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड्स को चबा के मैकेनिकल प्रोसेस से उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। तो टीथ जो है इंसान में, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के दांत होते हैं हम इंसानों में, ठीक है, 4 तरह के दांत होते हैं। ये तो सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंसिजर्स, canines, premolars, and molars। थोड़ा मैं कैमरा के पास आके बोलूंगा। इंसिजर्स, INCISORS इंसिजर्स, फिर कैनाइनस, CANINES कैनाइनस, फिर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 किस्म के परमानेंट टीथ इंसान में होते हैं। ये परमानेंट टीथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दूध के दांत जो है वो अलग होते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं। सॉरी, दूध के दांत के नाम यही है, लेकिन वो क्वांटिटी में कम होते हैं। देखो क्या अभी बताएंगे हम। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही तरह के दांत नहीं है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर हियर। तो इसको बोलते हैं 10। वी हैव हेट्रोडॉट कंडीशन, ठीक है, या वी आर, सीधा लिखो, वी आर हेट्रोडॉट्स। हेट्रोडॉट क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो दांत होते हैं वो एक ही किस्म के नहीं होते। देखो यहाँ पे 4 किस्म के, 1 2 3 4 टाइप्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स। तो इंसान में 4 किस्म के दांत होते हैं, इसलिए इंसान जो है उसकी डेंटिशन जो है, उसकी जो डेंटल कंडीशन है वो है हेट्रोडॉट। 10th वाले यहाँ तक लिख सकते हैं। ये अगला पॉइंट जो है ये बाकी लोग याद कर सकते हैं। और हेट्रोडॉट का मतलब क्या होता है? हेट्रोडॉट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसके साथ साथ 11th वाले लिख सकते हैं बोर्ड्स में कि इंसान जो है इसके दांत जो है ये बंद होते हैं, दे आर फ्यूज्ड इन द सॉकेट्स। बंद होते हैं सॉकेट में, जो जा है, जा के अंदर वो अच्छे से फिक्स होते हैं गम्स में। तो उस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडॉट कंडीशन। ये 10th वालों के नहीं, 10th वाले यहां तक इसको क्लोज कर सकते हैं। ऑल्सो टीथ आर फ्यूज्ड इन। 10th वाले याद रख सकते हैं इन चीजों को, ऐसा नहीं है। मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे भी डीप इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं है लिखने का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक आप रख लेना। ऑल्सो टीथ आर फ्यूज्ड इन जॉइंट्स। 10 थीकोडॉट कंडीशन इज फाउंड। यानी ह्यूमन जो टीथ है दे आर हेट्रोडॉट, दे आर थीकोडॉट, ठीक है। और हमारे दांत जो है वो 2 बार आते हैं। पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर मिल्क टीथ जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो क्योंकि दांत 2 बार आते हैं लाइफ में, इसीलिए हम जो है इंसान जो है वो डाइफीडॉट कंडीशन बोलते हैं, डाइफेवडॉट। We have 2 sets of teeth in lifetime, जिसको बोलते हैं डाइफ्यूडॉट। एक बार ये नीट में इस तरह क्वेश्चन आया था, तो ये तीनों चीजें एक ही पार्ट में दी गई थी। वहां पे दिया गया था द ह्यूमन डेंटिशन इज हेट्रोडॉट, थीकोडॉट, डाइफियोडॉट एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था होमोडॉट, प्लूरोडॉट, इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना था वहां पे, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये 11th वालों को इसका टच दिया। तो ये जो चीजें हैं ये आप याद रखेंगे। अब डाइफिडॉट कंडीशन में आ जाएंगे हम। ये 10th वाले लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें क्या होगा, हमें क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ टीथ जो हमारे पास है वो एक तो मिल्क टीथ है और दूसरे परमानेंट टीथ है। मिल्क टीथ को डेसिडियस भी बोलते हैं, डेसिडियस टीथ।
deciduous teeth. हमारे जो मुंह में मिल्क टीथ की तादाद है वो 20 है. देयर आर 20 मिल्क टीथ इन आवर माउथ एंड 32 परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो है ये स्टार्ट होते हैं जब बच्चा 6 महीने का होगा, 6 मंथ, और जब तक वो 24 मंथ यानी 2 साल का होता है तब तक ये आते जाते हैं और 20 टीथ जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. और फिर ये गिरना शुरू हो जाते हैं, तो 12 ईयर्स तक वो गिर के सारे नए टीथ आने शुरू हो जाते हैं. तो ये उसी ऑर्डर में गिरते हैं जिस ऑर्डर में ये निकले होते हैं. सपोज अगर पहले इंसिजर आता है बच्चे में, तो जब गिरेगा तो पहले इंसिजर ही गिरेगा. ठीक है, इसी जो ऑर्डर में निकलते भी है और इसी ऑर्डर में आते भी है. फिर तो मिल्क टीथ जो है देखो, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, इस तरह में लिखा हो शॉर्टकट मोलर्स. मिल्क टीथ क्या होते हैं? ये होती है मिल्क टीथ, यानी 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, कोई प्रीमोलर नहीं और 2 मोलर्स. अब मसला है इंसिजर कैनाइन क्या होता है? ये सामने के दांत है, ये दीज आर इंसिजर्स. जो तीसरा दांत आता है, आप पहले राइट साइड में जाएंगे, 1 2, जो थर्ड है जिसको नीचे पॉइंटेड है, जो नीचे से तेज है, वो कैनाइन होता है. ये कैनाइन मीन्स जैसा दांत ये कैट्स में होता है, कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, लाइन, उनमें जो ये उसको जो ये दांत होता है ये बड़ा होता है, तेज होता है, उसको बोलते हैं कैनाइन. फिर जो पिछले दांत होते हैं थोड़ा और पीछे, वो प्रीमोलर होते हैं और मोलर. देखो किस तरह से हम देखते हैं इसको. हम जो पूरा फेस है, सारे टीथ है, उनको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं. एक ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ पार्ट. तो जो ये कंडीशन है ये इस पार्ट की है, या इसकी या इसकी है, जो आप चाहो वो ले सकते हो. लेकिन हम क्या लेते हैं? हम 1/4 लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक जो दांत है ये इतने हैं, 2 1 0 2 बच्चे में कितने हैं? 2 1 3 4 5. यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे और 5, ये 5, इस साइड के और 5, टोटल कितने हो गए? 5 for the 20 टीथ. इसी तरह एडल्ट में देखने हैं. एडल्ट में भी इसी तरह होते हैं. देखो ये बच्चे में होता है, ये मिल्क टीथ है. जो परमानेंट टीथ है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये होता है 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, 8 plus 8 plus 8 plus 8, 32 टीथ. ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें याद रखने की है. एग्जाम में इतना डीपली नहीं लिखना है, खासकर बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है डीपली लिखने का. अब मैं इसको रब कर रहा हूं. तो जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लिखेंगे वहां पे हम लिखेंगे कि टीथ जो है दे हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड डाइजेस्टिबल फॉर्म. ऐसी सिंपल शक्ल बनाते हैं ग़िज़ा की जो फिर हजम हो सकता है. तो माउथ में एक और पार्ट है टीथ के बाद, टंग. हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ने माउथ का रूप बनाया, ऊपर छत. तो नीचे जो बेस है माउथ की वो टंग बनाती है. ठीक है, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ओरल कैविटी. and it is strong muscular organ. ये काफी मजबूत मसल होती है टंग मसल. इट इज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, टंग जो है इट कंटेन्स पेपिली. ठीक है, इट कंटेन्स पेपिली. तो ये कोई भी लिख सकता है. इट कंटेन्स पेपिली which have taste buds in them. जो टंग होती है
उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, जिन दानों के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, जिनसे हमें गिजा का टेस्ट पता चलता है कि ये स्वीट है, ये नमकीन है, कैसा है। तो टंग अगर बनाएंगे ऐसे, ये टंग है, ये इसकी फ्रेंजल लाइन हो गई, ऐसे ऐसे होती है पेपिली, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिली, 4 तरह की पेपिली होती है। कौन कौन सी? सर्कमवेलेट पेपिली, या इसको वेलेट भी बोलते हैं, सीधा सर्कम नहीं बोलते, कभी वेलेट ही लिखते हैं, वेलेट पेपिली या सर्कमवेलेट पेपिली। फंगी फॉर्म पेपिली, फंगस टाइप होती है, फंगी फॉर्म। एक और पत्ते जैसी होती है, फोलिएट, फोलिएट पेपिली, एंड फिलीफॉर्म, ये 11th स्टैंडर्ड है, फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, 10th वाले इसको यहां तक क्लोज कर सकते हैं, यहां तक। इससे आगे 11th वाले लिख सकते हैं इसको, किस किस तरह की पेपिली होती है, सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म, फोलिएट एंड फिलीफॉर्म। दिख रहा है? हाँ, तो इनमें से जो ये 3 है, these 3, these contain taste buds, ये याद रखने वाली बात है कि फिलीफॉर्म पेपिली आर विदाउट टेस्ट बर्ड्स, इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। सो these contain, only these contain taste buds। बाकी जो फिलीफॉर्म पेपिली है, ये टंग को वो रफ टेक्सचर, वो खुरदरापन देती है। बस ये यहां तक आप लिख लो इसको। ठीक है, देखो अब यहां पे टंग जो है उसको पीछे थोड़ा, जब हम पीछे जाएंगे टंग में, तो वहां पे इस तरह का एक वी शेप्ड करो होता है, इसे इसको बोलते हैं सल्कस। ये भी 11th वाले लिख सकते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस। ठीक है, और ये जो लाइन है ये दूर से नजर आती है, जब आप किसी की टंग देखो दूर से नजर आएगी कि एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट हो जाता है टंग का, तो वो इस लाइन की वजह से होता है। इसको बोलते हैं फोरामेन सिकम, फोरामेन सिकम। ठीक है, सल्कस टर्मिनेलिस, फोरामेन सिकम। लगता है नोट किया होगा आपने अभी तक। तो यहां पे एक और चीज होती है, अब जब टंग, मैंने भी जब पहले माउथ बनाया था तो मैंने बोला था कि जो टंग है, अगर ये हम लिप्स लेंगे बाहर की, छोटी निचली वाली लिप्स, ये ऊपर वाली लिप्स है, ये टंग है। टंग के पीछे मैंने बोला था ऐसे ऊला जो है वो हैंग करता है। तो थोड़ा और जब पीछे जाएंगे, यहां पे देखते हैं इस जगह पे थ्रोट में, फैरिंग्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स बोलते हैं इनको। ये भी 11th और नीट वालों के लिए लग सकता है, तो 10th वालों का स्टैंडर्ड नहीं है, याद रख सकते हैं वो। तो मैं फिर से माउथ बना रहा हूं ऐसे, सॉरी, ये लोअर लिप है, ये अंदर से टीथ है, ये अपर लिप है, ये वाले अपर लिप। ठीक है, तो ये ऊपर वाले टीथ है, ये टंग है अंदर, और यहां पे इस जगह ठीक है, एक यहां पे और यहां पे थोड़ा, और ऊपर
इस जगह पे 3 टॉन्सिल्स इधर से भी होते हैं, इधर से भी होते हैं, लेफ्ट से भी, राइट से भी। सो दीज आर नोन एज टॉन्सिल्स। 3 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। एक इसके ऊपर होता है, यानी ये यहां से भी ऐसे ही होगा। These are known as tonsils. Tonsils. These are the 3 types of tonsils. ठीक, लिखो मैं, इसको बोलते हैं प्लेटीन, प्लेटीन टॉन्सिल, जो यहां पे होगा प्लेटीन टॉन्सिल। उसके थोड़ा ऊपर जो है उसको बोलते हैं ट्यूबल, ट्यूबल टॉन्सिल। फिर जो यहाँ 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 और यहाँ पे जब हम चढ़ेंगे अंदर से, सॉफ्ट पहले जो ऊना है उसके आसपास, उसको बोलते हैं एडिनॉइड, एडिनॉइड टॉन्सिल। और फिर जो टंग है, जबान जो है टंग के पोस्टीरियर पार्ट में, थोड़ा पीछे टंग के, जहाँ पे टंग की रूट है, उसके ऊपर एक और टॉन्सिल होता है, उसको बोलते हैं हम लिंगुअल। कितना है? 1 2 3 4, 4 तरह के टॉन्सिल्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं इस थ्रोट में। तो ये देखो आप, जैसे कि ये रिंग सा बना है, इसे रिंग से बनाते हैं, सारे टॉन्सिल्स मिलकर एक रिंग से बनाते हैं। तो टॉन्सिल्स की इस रिंग को, ठीक है, द रिंग ऑफ टॉन्सिल्स इज नोन एज वेल्डियर्स रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल्डियर्स रिंग जो है, ये टॉन्सिल्स जो इस तरह अरेंज है कि वो रिंग शेप बनाते हैं, चारों के चारों टॉन्सिल्स। सो ऑल द 4 टॉन्सिल्स कंबाइन टू फॉर्म a ring like structure which is known as Weldier's ring। तो पर्पस क्या है, क्या काम है टॉन्सिल्स का? टॉन्सिल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। टॉन्सिल्स फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसकी फर्स्ट लाइन जो है वो टॉन्सिल्स बनाते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स में एक सेल होती है जिसको, एक सेल टाइप होती है जिनको बोलते हैं एम सेल्स। ये आपकी लेवल का नहीं है, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ये चीजें पढ़ाई जाती है। एम सेल्स होती है, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी नाक से या मुंह से अंदर जाएगी, सो दिस टॉन्सिल्स गेट एक्टिवेटेड एंड द एम सेल्स एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और फिर वो जो इम्यून सिस्टम की स्ट्रगल है वो यहीं से शुरू होती है। तो ऊपर वाले ने बेहतरीन मैकेनिज्म दिया इंसान को कि जो भी फॉरेन बॉडी, जो भी इंटीजन विच एंटर्स थ्रू नोज, नेजल कैविटी और थ्रू ऑरल कैविटी, मुंह से जो जाएगा अंदर, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेबल्ड विद हेल्प ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, तो टॉन्सिल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। ऑरल कैविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, आपने ये लिखना है अच्छे से। थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे। ऑरल कैविटी में आपको टीथ के बारे में बोलना है थोड़ा बहुत, और हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट के बारे में बोलना है, और आपको टंग का थोड़ा रोल बताना है कि ये टंग क्या काम करती है। टंग हेल्प्स, ये 10th स्टैंडर्ड वाले 11th वाले बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। टंग हेल्प्स इन mixing the food together into a round bolus which becomes slippery due to saliva मिक्सड बाई टंग। तो टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये जो फूड मटेरियल जो मुंह में होता है, ये उसको गोल राउंड सा वो बोलस बना देती है और उसको उसमें सलाइवा मिक्स करती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, वो क्या काम करता है, और कौन सी ग्लैंड उसको सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद फूड जो है, फूड इज पुश्ड इनटू, फूड इज पुश्ड इनटू फेनिंक्स। फेनिंक्स में आता है, फेनिंक्स जो है
विच एक्ट्स एज, ये लिख सकते हैं 10th वाले भी, विच एक्ट्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो भी हम चीज खाते हैं वो फिर यहाँ पे इस जगह, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है ये इसको सीधा आगे ले जाके इसोफिक्स का कनेक्ट करती है, ठीक है। ये माउथ है, ये फेरिंग्स है, और आगे जाके क्या होता है कि सामने से ट्रिकिया और पीछे से इसोफिक्स। तो जो ये फेरिंग्स है ये इस फूड को यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लॉटिस, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब फूड खाएंगे तो ये इस तरफ मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। उससे क्या होता है कि जो ये ट्रेकिया है, विंड पाइप जो ये बंद होती है, तो गिजा जो है वो कहाँ जाता है, इसमें, जिसको हम बोलते हैं एसोफिक्स। जब हम सांस लेते हैं तो ये एपिग्लॉटिस इस साइड थोड़ा टर्न होता है और यहां से ये एयर पैसेज को, हवा को सीधा विंड पाइप या ट्रेकिया में जाने देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे इसका। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। वो आप रेस्पिरेशन में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना याद रखो। एयर, ठीक है। हियर इसके पिछले पार्ट में जो निचला पार्ट है, निचले पार्ट में हियर epiglottis, directs food into esophagus, ठीक है। जो एसोफेगस होता है उसमें फूड को एपिग्लॉटिस डायरेक्ट करता है। एक्चुअली एक कंसेप्ट थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, लोगों में गलत फहमी है कि एपिग्लॉटिस जो है ये कभी इधर की पैसेज बंद करेगा, कभी इधर की पैसेज बंद करेगा। होता क्या है कि एक्चुअली जो ट्रेकिया है ना, ये ऊपर जाता है। देखो, जब आप खुद भी देख सकते हो, जब आप कोई चीज अंदर लेते हो, ऐसे आप देखो ये निचला पार्ट है ऊपर आ जाता है। सो दैट मीन्स ये जो ट्रेकिया है यही जाके जो ग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस जो है उसके साथ मिलती है। तो एपिग्लॉटिस जो है वो सिर्फ इस तरह से होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो सिर्फ एक फूड को यहां से जाने देगा और एयर को यहां से जाने देगा। तो ये इसोफेगस पैसेज है, ये ट्रेकियल पैसेज है, ठीक है। तो एक्चुअली ये उतना नहीं हिलता है जितना हम समझते हैं, एपिग्लॉटिस उतना नहीं हिलता है। चलिए इस पे, ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा इस पे। तो फूड कहाँ गया, इसोफेगस में। फिर एक और पेड़ आएगा, द इसोफेगस डायरेक्ट्स द फूड इनटू द स्टमक with the help of peristaltic peristaltic movements। तो जो फूड पाइप है एसोफेगस, एसोफेगस जो है, एसोफेगस में ये एसोफेगस मानो आप ऐसे, ठीक है। तो जो जैसे ही फूड नीचे आता है, जैसे ये फूड है ऐसे ट्रेवल कर रहा है नीचे, तो जैसे ये नीचे आएगा ऊपर वाला पार्ट बंद होगा, और नीचे आएगा ऊपर वाला पार्ट और बंद होगा, निचला खुलेगा ऊपर बंद होगा, ठीक है। तो कहीं पे ओपन होती है, कहीं पे क्लोज होती है। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट जो है, इस हरकत की वजह से क्या होता है कि ये फूड बोलस जो था, जो बोलस टंग ने बनाया था, वो सीधा जाके नीचे कहाँ पहुंचता है, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। तो ये फूड जो है ये ऐसे इंटेस्टाइन्स पहुंच गया। सॉरी स्टमक में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में नहीं। तो इसोफेगस से फूड आके स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक में। तो जैसे फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो यहाँ पे जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक मिलते हैं, वहां पे एक मसल जो है, एक मसल जो प्रोटेक्शन देती है इसको। तो उस मसल को
जो एक दरवाजे का काम करती है, यानी ये फूड को अंदर छोड़ेगी, वापस फूड को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो ये जो रुकावट है, ये जो मसल फाइबर है जो आगे से आके रोक देता है, बंद करता है इसोफेगस को, गिजा को वापस जाने नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है, इट डज नॉट अलाउज फूड बेक फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस। कभी कभी होता है क्या कि हम खाना खा के जल्दी लेट जाते हैं, तो होता ये कि अगर ये स्फिंक्टर नहीं होता तो फूड वापस आने का खतरा था। लेकिन ऊपर वाले का मैकेनिज्म अच्छा है कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, जिस प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये जो हरकतें होती है इस एसोफेगस में, जिससे ये फूड नीचे पुश होता है, उनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, PARASTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो फूड कहाँ पहुंचा? आप स्टमक में। स्टमक क्या है? स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। जे, जैसे जे हम लिखते हैं इंग्लिश में है, जे शेप्ड ऑर्गन विच स्टोर्स फूड, ये गिजा को जमा रखता है, स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम, टेम्पोरली जमा रखता है कुछ टाइम के लिए, जब तक ये उसको थोड़ा टाइम ना बना दे, ठीक है, अनलेस काइम इज फॉर्म्ड। काइम, ठीक है, जो सेमी सॉलिड फूड होगा, यानी जब फूड अंदर म्यादे में जाता है तो वो बिल्कुल पतला हो जाता है, पानी की तरह पतला हो जाता है, पानी उतना पतला भी नहीं लेकिन फ्लूइड बन जाता है। तो उस फ्लूइड जो सेमी सॉलिड फूड है उसको बोलते हैं हम काइम। तो स्टमक जो है, इसके 4 पार्ट्स को डिवाइड किया, इसको 4 पार्ट्स में, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये और एक ये, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो इस जो ये पार्ट है जो एसोफेगस के साथ बिल्कुल क्लोज है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक। देखो कार्डियक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, उसको बोलते हैं फंडस। उसके बाद ये वाला जो मेन पोर्शन है, इसको बोलते हैं बॉडी। फिर निचला, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक स्टमक। स्टमक डिवाइड टू 4 पार्ट्स। कार्डियक पार्ट जो कार्डियक स्फिंक्टर के पास होता है, ठीक है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल स्टाइन के करीब होता है, तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे है। स्मॉल स्टाइन जैसे ही काइम स्टमक में तैयार होता है तो वो जाता है स्मॉल स्टाइन में, लेकिन इसको वापस जाने से बचाने के लिए यहाँ पे इसी तरह का एक और फोल्ड है, मसल फोल्ड है, जिसको हम बोलते हैं इसी के नाम से, पाइलोरिक पार्ट के नाम से बोलते हैं उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर डज नॉट अलाउज फूड टू पास बेक या टू मूव बेक फ्रॉम स्मॉल स्टाइन इनटू द स्टमक, ठीक है। स्टमक से नीचे गया फूड स्मॉल स्टाइन में, अब ये वापस इसको जाने नहीं देगा। कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब स्टमक के बाद शुरू होता है ये वाला पार्ट। इनको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अभी ग्रैंड्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है, स्मॉल स्टाइन्स। तो स्मॉल स्टाइन जो है, इनके अलग अलग पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे।
आप लिखोगे फ्रॉम स्टमक, नोट बनाने वाले जो नोट बना रहे हैं, फूड passes into small intestines, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हम लिख सकते हैं दिस आर डिवाइडेड तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। नंबर 1 ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। ड्यूडेनम जो है वो ये वाला पार्ट है, और लिख सकते हो कि ड्यूडेनम इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, मेन साइट ऑफ डाइजेशन। सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ लिवर से बाइल जूस, ये सारे कहाँ आते हैं? ड्यूडेनम में। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में ही होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी ड्यूडेनम, स्पेलिंग देख लेना, is about 25 centimeter long and is separated from stomach by stomach से कौन अलग करता है इसको? ये वाली स्पिंक्टर। कौन सी वाली? पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर लिख सकते हो। इट रिसीव्स पेनक्रियाटिक एंड बाइल जूस and acts as the main site of digestion। लिख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट ड्यूडेनम के बाद जेजुनम इज अबाउट 8 फीट, 8 फीट मतलब होता है 2.5 मीटर, 8 फीट लॉन्ग एंड इट इज कनेक्टेड टू इलम, ठीक है, विच इज 12 फीट लॉन्ग। 12 फीट मतलब 3.5 मीटर लगभग लॉन्ग। तो क्या होता है कि जो ये जेजुनम, इलम वगैरह है, इनमें क्या होता है? दे पोजेस, इनमें छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे। अगर ये मैं इंटेस्टाइन बनाऊंगा ऐसे, तो अंदर ऐसे होते हैं छोटे 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 बाल होते हैं, इधर से भी इधर से भी। इनको बोलते हैं विलाई, दे पोजेस विलाई। और जो ज्यादा छोटे बाल हैं उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। which act as sites of absorption। इनको मिला के बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आगे जाके देखेंगे, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो ब्रश बॉर्डर जो है ये इट इज साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। जो भी ग़िज़ा हजम होता है फिर इसको ये एब्जॉर्ब करके कहाँ लेते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड जो है ये फिर पूरी बॉडी में इसको घुमाता है। तो हम यहाँ पे इस जगह को हम मानेंगे
ये स्मॉल स्टैंड बनाया मैंने, तो स्मॉल स्टैंड का मैं देखो ये यहां आके ऐसे ओपन होंगे, स्मॉल स्टैंड जो है वो यहां आके इस जगह ओपन होते हैं, इस जगह पे। ये मैं थोड़ा ज्यादा मोटा बनाया, इतना मोटा नहीं है। स्मॉल स्टैंड जो है वो यहां आके इस जगह पे लार्ज स्टैंड के साथ मिलते हैं, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। स्मॉल स्टैंड दे गेट कनेक्टेड विथ लार्ज स्टैंड। तो लार्ज स्टैंड का ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। तो सीकम और स्मॉल स्टैंड का लास्ट पार्ट कौन सा, इलम, ये मिलते हैं। तो इलम और सीकम जहां पे मिलते हैं उस जगह पे एक और वैल्यू है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ फ्लूइड इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था। तो यहाँ पे एक और वैल्यू है सीकम और इलम की कनेक्शन के पास, ठीक है, कनेक्शन के पास, उसको बोलते हैं हम इलियोसिकल वैल्यू। यही पे लिखूंगा मैं, इलियोसिकल वैल्यू। या इसी का दूसरा नाम है बोहिन वैल्यू। इलियोसिकल वैल्यू बोलो या इलियोसिकल स्पिंक्टर बोलो, दोनों ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, इसी को दूसरा नाम देते हैं बोहिन वैल्यू, ठीक है। ये इंटरेंस पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो इसको। बोहिन वैल्यू जो है ये स्टैंड, स्मॉल स्टैंड, लार्ज स्टैंड के बीच में होती है। अब आएगा लार्ज स्टैंड। होता क्या है कि फूड ट्रेवल्स इनटू सीकम पार्ट ऑफ लार्ज intestine from the ileum of small intestine। स्मॉल स्टैंड का जो इलम पार्ट है वहां से फूड जाता है सीधा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अब कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, ठीक, देखो। द लार्ज इंटेस्टाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। इसके चार पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक यही, स्पेलिंग्स खुद चेक करना, CASU सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल केविटी, जिसको एनस भी बोलते हैं। सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनस। तो सीकम जो है इसमें एक छोटा सा पार्ट अटैच होता है, द सीकम कंटेन्स, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम पार्ट जो है इसके साथ एक छोटा सा, इतना सा, ये उंगली जितना छोटा सा ऑर्गन अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, VERMIFORM, VERMIFORM, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। which is वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन क्या होता है, वो ऑर्गन
जो मौजूद तो है बॉडी में, लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई एक्टिव फंक्शन नहीं है उसका, तो ये डॉर्मेंट रहता है। वो अपेंडिक्स जो है ये डॉर्मेंट रहता है, इसका कोई एक्टिव काम नहीं है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई एक्टिव पार्ट नहीं है इसे। और कभी कभी अगर ये एक्टिव हो गई, इसकी एक्टिव हो गई तो बड़ा डेंजरस मामला हो जाता है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, कश्मीर में परंद्रम बोलते हैं। तो वो इसी की वजह से, वो अपेंडिक्स की वजह से अपेंडिसाइटिस होती है, परंद्रम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम द जंक्शन, वो जंक्शन जहां पे दोनों इंटेस्टाइन मिलते हैं, जंक्शन वायर cecum and ileum meat is guarded by ileocecal velum या bowing velum। ठीक है, अब कोलन है। द कोलन can be divided into four सब पार्ट। अब ये कोलन है, ठीक है, देखो यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ये सिकम आ गई, ये कोलन आ गया। कोलन पहले ऊपर जाता है बॉडी में, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, यहां से जो इंटेस्टाइन ऊपर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, क्योंकि ऊपर जाना है, ऊपर मीन असेंड, चढ़ना। फिर यही इधर मुड़ जाता है स्टमक के नीचे से, ट्रांसवर्स बन जाता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन। फिर यही यहाँ आके नीचे उतरता है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। देखो ये कोलन जो है, इट हैज फोर पार्ट्स, 1 2 3 एंड दिस पार्ट, दिस फोर्थ पार्ट। इसके 4 सब पार्ट्स है। एक को बोलते हैं असेंडिंग, ASCENDING असेंडिंग कोलन, ये वाला। फिर यही उधर मुड़ जाता है, ऐसे यहां से चलता है, तो पेनक्रियाज के टिप के पास नीचे मुड़ता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। फिर नीचे वापस मुड़ जाता है यहां से, स्प्लीन और पेनक्रियाज के आसपास नीचे मुड़ जाता है ये, इसको बोलते हैं तब डिसेंड होता है नीचे जाना, डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये होता है डिसेंडिंग कोलन, DC डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो आगे जाके यहाँ पे ये ऐसे मुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड। स्पेलिंग हाथ आती है वैसे, हाँ, इट इज सिग्मॉइड कोलन। So colon has 4 subparts: ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon। तो sigmoid colon जो है वो इस जगह आ जाती है यहाँ पे। तो इसके बाद फुट जो है वो और नीचे जाता है, इसको बोलते हैं हम रेक्टम। इस वाले पार्ट को थोड़ा मैंने कम बनाया इसको रखेंगे हम सिग्मॉइड कोलन, फिर ऐसे रेक्टम, और फिर ये एनल्स या एनल कैविटी। सो रेक्टम is about 25 centimeter long chamber which stores undigested food, जिनको हम फीस बोलते हैं। फीस या वो गिजा जो हजम नहीं हुआ होता, गंदा गिजा, जो सॉरी गंदा गिजा नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं फीस, फीकल मैटर, ठीक है। जो गंदगी जमा होती है वो इसी में होती है, रेक्टम में। which stores undigested food या feces partially before it is ejected out। और ये गंदा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फीसेस है,
जो फीस है वो फिर इजेक्ट होते हैं किससे, इससे, एनल केविटी या एनस से, इजेक्टेड आउट बाय एनस। ठीक है, तो ये रेक्टम आ गया और ये आ गया एनस या एनल केविटी बोलते हैं इसको। आई थिंक मैंने सारे पार्ट्स टच किए, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ठीक है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही, इसका नोट बनाइए अच्छे से। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दैट वुड बी ए कम्प्रिहेंसिव लेक्चर, बहुत ही ब्रॉडली मैं पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा काफ़ी सारे पॉइंट्स टच करने की। तो तब तक जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले कि घर में खुद देखो, वो आप देख लेना और इसको अच्छे से बुक से पढ़ लेनी, बेसिक नॉलेज है, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इतनी नॉलेज इनफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।